हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज क्लास 10th के साइंस के चैप्टर 1 जो कि केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस हैं उसको पढ़ने जा रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो हम डेली यूज़ में देखते रहते हैं वो केमिकल रिएक्शंस भी होते हैं, फिजिकल रिएक्शंस भी होते हैं। तो पहले हम समझ लें फिजिकल रिएक्शंस क्या हैं और केमिकल रिएक्शंस क्या हैं। फिजिकल रिएक्शंस वो हैं जिसको हम फिजिकल मेथड से, जैसे फिल्टरिंग है या कूलिंग है या हीटिंग है, इन सब से हम वापस चेंज कर पाएँ, तो ये हमारा फिजिकल रिएक्शन होता है। पर केमिकल रिएक्शन वो है कि उसमें कुछ केमिकल चेंजेज हो जाते हैं और उसको हम ऐसे फिजिकल सिंपल मेथड से हम चेंज नहीं कर सकते, तो वो हमारा केमिकल रिएक्शन होता है। बहुत सारे एग्जांपल्स जो हम डेली यूज़ में देखते रहते हैं, जैसे कि मिल्क पड़ा है और वो ख़राब हो गया, कुछ घंटे पड़ा रह गया बिना बॉयल किए, या फिर फ्रूट्स वगैरह रखे हैं तो वो कुछ ज़्यादा देर तक 1-2 दिन पड़े रह गए तो वो ख़राब हो जाते हैं, या फिर पेड़ में फ्रूट्स जो हैं पक जाते हैं अपने आप कुछ टाइम में। तो ये सारी केमिकल रिएक्शन है, उसमें ऐसा चेंज हो गया जिसको हम वापस सिंपल मेथड से रिवर्स नहीं कर सकते। तो ये केमिकल रिएक्शंस हैं। जैसे कुक्ड फूड है, उसको हम वापस फिर से रॉ फूड में नहीं बदल सकते। डाइजेशन है हमारे बॉडी में, तो ये हो गया तो अब वापस नहीं इसको कर सकते। ये सारे केमिकल रिएक्शंस के एग्जांपल्स हुए। तो केमिकल रिएक्शंस कैसे, मतलब इसमें हम कैसे पहचाने कि केमिकल रिएक्शन हो गया। तो केमिकल रिएक्शंस में या तो हीट प्रोड्यूस होता है, या फिर कलर चेंज हो जाता है, या फिर कोई गैस वगैरह निकलता है। तो ये यहाँ पे जो भी देख रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस होते हैं। तो इनमें से कुछ न कुछ चेंज, एक चेंज या दो चेंज, इस तरह से कई चेंजेस होते हैं जिससे हम पहचानेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं, ये जो केमिकल रिएक्शन है इनको हम लिखेंगे कैसे। तो इसके लिए हम एग्जांपल ले रहे हैं मैग्नीशियम रिबन। लैब में आप लोगों को कराया गया होगा कि मैग्नीशियम रिबन लेते हैं, उसको पहले रब करते हैं क्योंकि उसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर बन जाता है एयर से रिएक्ट करने की वजह से, और वो जल्दी फिर बर्न नहीं होगा। तो हम उसे पहले क्लीन कर लेते हैं रब करके और फिर उसको बर्न करते हैं। तो ये वाइट कलर का ऐश बनता है, पाउडर बनता है, जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। अब है कि हम इसको इतना लंबा इक्वेशन लिखें, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो इसके लिए शॉर्ट तरीका लिया जाता है, यानी जो हर एलिमेंट का अपना सिंबल होता है उसको यूज करके, और सिंबल से फिर फॉर्मूले होते हैं उनको यूज करके हम थोड़ा शॉर्ट में इन रिएक्शंस को लिख पाते हैं। और जब हम शॉर्ट में लिखते हैं तब हम इसको केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो जो रिएक्शंस जिनमें कराया जाता है वो रिएक्टेंट्स होते हैं, और जो बाद में फॉर्म होता है वो प्रोडक्ट होता है। और रिएक्शन को हम लिखेंगे, जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन था तो Mg को हम मैग्नीशियम को हम Mg से शो करते हैं और ऑक्सीजन O2, तो ये दोनों मिलकर Mg प्लस O2 MgO बना। पर अब इसमें है कि ऑक्सीजन का एटम लेफ्ट साइड में ज़्यादा है, राइट साइड में कम है, तो ये बैलेंस नहीं हुआ। और कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग मास ऑफ रिएक्टेंट और मास ऑफ प्रोडक्ट इक्वल होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे। Mg और O2 है, ऑक्सीजन के दो एटम है, पर राइट साइड में देख रहे हैं कि इसके ऑक्सीजन के एक ही एटम है, तो हम इसमें क्या करेंगे, इधर 2 लगा लेंगे। तो इससे क्या होगा कि ऑक्सीजन का एटम दोनों साइड में इक्वल हो गया, पर मैग्नीशियम अभी भी लेफ्ट साइड में एक है, राइट साइड में 2 है, तो हम इधर भी 2 लगा लेंगे। इससे क्या हो गया कि मैग्नीशियम के एटम इधर भी 2 हैं, राइट साइड में भी 2 हैं, लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन के एटम 2 हैं, राइट साइड में भी 2 हैं। तो इस तरह से बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखा जाता है। तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन बहुत सारी चीज़ों का दिया हुआ है, साथ में रिएक्शंस भी दिया है। तो हर रिएक्शन को याद रखना है और प्रैक्टिस करना, साथ में हम इनकी बैलेंसिंग भी चेक करेंगे क्योंकि बैलेंस करने को भी क्वेश्चंस होते हैं। तो यहाँ पे जिंक को डाला गया है H2SO4 में। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में अगर हम जिंक मेटल को डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस बनता है और जिंक सल्फेट बनता है। तो ये जो रिएक्शन है इसमें भी हम चेक करेंगे लेफ्ट साइड में जितने एटम है, जिंक का एक एटम है, राइट में भी एक एटम है,
हाइड्रोजन के 2 एटम है लेफ्ट में, राइट में भी 2 हैं। सल्फर का एक एक एटम दोनों साइड है, ऑक्सीजन के 4 एटम दोनों साइड है। तो ये अपने आप में बैलेंस है, इसलिए हमें इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। पर रिएक्शन को कैसे इक्वेशन में लिखे, ये इक्वेशन को हमें याद रखना है। नेक्स्ट है Fe और H2O का, तो इसमें भी बैलेंस नहीं है, राइट साइड में आयरन ज़्यादा है, ऑक्सीजन भी ज़्यादा है, तो इसको हम लोग बैलेंस करेंगे। तो जैसे कि हम Fe इधर 3 है तो हम Fe को 3 कर लेंगे, Fe का 3 एटम इधर Fe प्लस H2O, और ये बन रहा है Fe3O4 प्लस, नेक्स्ट पेज में हम लोग करते हैं Fe प्लस H2O बनाएगा Fe3O4 प्लस H2। तो यहाँ पे आयरन के 3 एटम है तो हम इधर भी 3 कर लेंगे, पर ऑक्सीजन के 4 एटम है तो हमें यहाँ 4 करने की जरूरत है, और हाइड्रोजन का 8 हो गया, इसलिए हमें इसे 4 यहाँ पे करेंगे तो 8 एटम हो जाएंगे। तो अब दोनों साइड में जितने एटम आयरन के हैं उतने राइट और लेफ्ट दोनों में सेम है, हाइड्रोजन के भी सेम है और ऑक्सीजन के भी सेम है। तो इस तरह से रिएक्शन को बैलेंस किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग और भी रिएक्शंस बैलेंसिंग की प्रैक्टिस कर लेनी है आपको। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे, जो कि है हमारा आयरन का रिएक्शन कराया जा रहा है वाटर के साथ। तो ये Fe3O4 प्लस H2, ये बैलेंस इक्वेशन है। नेक्स्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, यानी, और इसमें क्या है कि रिएक्शन तो CH3OH बना, पर हमें रिएक्शन को कम्प्लीटली शो करने के लिए उसके फिजिकल स्टेट वगैरह, प्रेशर, टेम्परेचर, कैटलिस्ट वगैरह क्या क्या है वो भी बताना होगा, और कोई सॉलिड है, गैस है या लिक्विड है, तो ये सारे अगर हम शो करते हैं तो हमारा रिएक्शन ज़्यादा इंफॉर्मेटिव हो जाता है, ज़्यादा इंफॉर्मेशन उसे हमें रिएक्शन इक्वेशन देखकर ही सारी बातें पता चल जाती हैं कि ये कौन किस स्टेट में है और किस कंडीशन में रिएक्शन हो पाया है। तो जैसे यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का रिएक्शन है, इसमें मिथाइल अल्कोहल बन रहा है। तो ये जो मिथाइल अल्कोहल बन रहा है, तो इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस था, इसलिए हम उसको G को ब्रैकेट में लिख देंगे, और हाइड्रोजन भी गैस था, साथ में इसमें प्रेशर की जरूरत है, 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे रिएक्शन हो रहा है, और ये मिथाइल अल्कोहल लिक्विड स्टेट में है। तो ये सारे फिजिकल स्टेट शो कर देने से रिएक्शन और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव हो गया। इसी तरह से अगर हमारा ये रिएक्शन हो रहा है फोटोसिंथेसिस का, जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर सनलाइट के प्रेजेंस में, और जो लीव्स में क्लोरोफिल होता है, इन दोनों के प्रेजेंस में ये ग्लूकोज, ऑक्सीजन और वाटर में बदलता है। तो इसमें भी सबके स्टेट दिखाए गए हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व फॉर्म में होता है तो उसको हम एक्वस लिखते हैं, जो भी वाटर के सॉल्यूशन फॉर्म में हो उसको हम ब्रैकेट में AQ एक्वस लिखते हैं, और जो वाटर है वो लिक्विड फॉर्म में, इसलिए L लिखा गया। सनलाइट और क्लोरोफिल का प्रेजेंस है, उसको हम एरो के ऊपर या नीचे डालेंगे, और ग्लूकोज बना वो भी डिसॉल्व फॉर्म में यानी एक्वस लिखेंगे। ऑक्सीजन भी जो बन रहा है वो एक्वस फॉर्म में है, और वाटर लिक्विड फॉर्म में है। तो इस तरह से ज़्यादा इन्फॉर्म यानी कंप्लीट अगर हमें इक्वेशन दिखाना है तो इस तरह से शो करना बेटर होता है। तो यहाँ क्वेश्चंस दिए गए हैं वही सब हैं जो सेम। अब कितने तरह के रिएक्शन होते हैं, टाइप्स ऑफ रिएक्शन को हम लोग बारी बारी से देखेंगे। सबसे पहले आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में 2 रिएक्टेंट होते हैं और वो मिलकर सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। 2 या 2 से ज़्यादा भी रिएक्टेंट हो सकते हैं और वो सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। तो जैसे यहाँ पे क्विक लाइम है, क्विक लाइम चूना को कहते हैं, जो वाइट वॉशिंग के लिए यूज किया जाता है पुताई वगैरह में, वो क्विक लाइम होता है, और उसको वाटर में डालते हैं तो क्या होता है, वो स्लेट लाइम बनता है, यानी घोला हुआ चूना बन जाता है, साथ में बहुत ज़्यादा हीट निकलती है। तो उस समय जब ये डालो कुछ देर बाद वो पूरा बॉयल करता हुआ फील होता है, यानी जो बकेट है वो हॉट हो जाता है। तो इस तरह से ये इसमें हीट भी निकल रही है,
तो एक तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल हुआ कि दो रिएक्टेंट मिलकर सिंगल प्रोडक्ट बनाए, साथ में ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का भी एग्जाम्पल हुआ क्योंकि इसमें हीट बाहर निकल रही है। तो वो रिएक्शन जिसमें हीट निकले उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। और भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एग्जाम्पल होते हैं। तो ये जो हमारा स्लेट लाइम है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को टेस्ट करने के लिए भी यूज होता है, क्योंकि अगर कहीं किसी रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है तो उसको चेक करने के लिए हम लोग इसको स्लेट लाइम से पास कराते हैं। तो ये जो स्लेट लाइम है, वैसे तो ये वाइट कलर का हो जाता है मिक्स करने पे, लेकिन थोड़ी देर छोड़ दें तो ऊपर थोड़ा सेमी ट्रांसपेरेंट सा लिक्विड रहता है, उसको हम लेंगे और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे तो वो देखेंगे पूरा मिल्की हो गया, यानी फिर से घोले हुए चूने की तरह हो गया। तो ये कंफर्म करता है कि जो गैस निकल रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इसके लिए भी हम व्हाइट वॉशिंग के लिए तो स्लेट लाइम को यूज करते हैं, साथ में हम कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस को चेक करने के लिए भी यूज करते हैं। और भी एग्जाम्पल जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के हैं, जैसे C+O2 मिलके CO2 बना रहा है, ये कोल वगैरह कार्बन ही होते हैं और उसके बर्निंग को हम इस तरह से दिखा सकते हैं। इसी तरह से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर वाटर बनता है, तो ये भी कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल है। और भी कॉम्बिनेशन के एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ पे बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस है, जैसे कि CH4 मीथेन है, इसको हम बर्न करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड भी गैसेस फॉर्म में है, वाटर भी वेपर फॉर्म में है, पर इसमें हीट निकल रही है, यानी ये एक्सोथर्मिक का तो एग्जाम्पल है, पर ये कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल नहीं है। तो जरूरी नहीं है कि सारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो। वैसे बहुत सारे रिएक्शन एक्सोथर्मिक होते हैं कॉम्बिनेशन वाले, पर सारे के सारे एक्सोथर्मिक हो ये जरूरी नहीं है। तो ये केवल एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल हुआ, कॉम्बिनेशन का नहीं हुआ। इसी तरह से ग्लूकोज बर्न होता है हमारे बॉडी में, रेस्पिरेशन में ग्लूकोज जो कि C6H12O6 है, ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर बनाता है। पर ये जो हमारे बॉडी में बर्निंग है, वो इसको हम बर्न होना नहीं कहेंगे, ये ऑक्सीडेशन है। इसमें हीट स्लोली प्रोड्यूस होती है, जो जब कंबशन होता है तो एकदम से हीट प्रोड्यूस होता है, और जो ऑक्सीडेशन है उसमें स्लो रेट पे हीट प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ भी हीट निकल रही है, जब हम रेस्पिरेशन में सांस छोड़ते हैं तो हीट भी निकलती है साथ में, यानी वो भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है, पर ये भी कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल नहीं है। डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर, जब हम कंपोस्ट बनाते हैं वहाँ पर भी गर्म रहता है थोड़ा, तो वो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। उसमें भी इसी तरह से ऑर्गेनिक मैटर एयर के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपर वगैरह बनाते रहते हैं, तो उसमें भी हीट निकलती है। तो कॉम्बिनेशन था कि दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट मिलकर सिंगल बना रहे हैं। और नेक्स्ट हम आते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन पे, जो कि जस्ट उसका उल्टा है। तो जैसे कि हम इसमें क्या होता है कि एक सिंगल प्रोडक्ट दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में ब्रेक हो जाता है, इसको हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। तो जैसे यहाँ पे FeSO4 है, ये Fe2O3 SO2 और SO3 में ब्रेक हो रहा है। तो डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है, रिएक्शंस आपको याद रखने हैं। जो FeSO4 होता है वो क्रिस्टल के फॉर्म में भी होता है, यानी FeSO4 के साथ 7 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अटैच्ड होते हैं, वो अलग से डिसॉल्व नहीं है, वो उसके साथ अटैच्ड होते हैं, उसकी वजह से उसका शेप क्रिस्टल का के शेप में होता है। और जब हम इसको गर्म करें तो इसका क्रिस्टल शेप हट जाता है, क्योंकि उसमें से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकल जाते हैं और वो फिर वाइट पाउडर बन जाता है। ये ग्रीन कलर का पहले है, बाद में ये पाउडरी हो जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड वगैरह निकल जाते हैं। तो ये फेरिक ऑक्साइड जो है वो सॉलिड होगा, जबकि ये सारे गैसेस निकल गए। तो इसी तरह से डिकम्पोजिशन का नेक्स्ट एग्जांपल है कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि सॉलिड होता है, इसको हम हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक होगा। यानी ये कैल्शियम कार्बोनेट जो था लाइमस्टोन था, इसको हीट करके ही क्विक लाइम बनता है CaO, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाता है। ये सारे डिकम्पोजिशन के एग्जाम्पल्स हैं। और भी डिकम्पोजिशन के बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग देखते रहते हैं।
वाटर का डिकम्पोजिशन नेचुरली तो नहीं होता है, पर हम इसको लैब में करंट पास करके वाटर को भी डिकम्पोज कर सकते हैं। तो इसमें वाटर लेंगे एक कंटेनर में, बीकर में, और उसमें 2 टेस्ट ट्यूब को रिवर्स करके रखा गया है और उसको बैटरी से जोड़ा गया है, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा गया है। अंदर 2 कार्बन के इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं। तो जब हम इसमें थोड़ा सा कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए थोड़ा सा एसिड डाल देते हैं, क्योंकि वैसे वाटर बहुत अच्छा कंडक्टर नहीं है, एसिड वगैरह डालने से ये ज़्यादा कंडक्टिंग हो जाएगा। और जब हम इसमें करंट पास करेंगे तो एक और हाइड्रोजन और एक और ऑक्सीजन इकट्ठा होगा, यानी पॉजिटिव वाले पे ऑक्सीजन इकट्ठा होगा, नेगेटिव वाले पे हाइड्रोजन इकट्ठा होगा। नेगेटिव वाले को कैथोड कहते हैं और पॉजिटिव वाले को एनोड कहते हैं। तो इस तरह से वाटर ब्रेक हो जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, इसको हम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर कहते हैं। ये भी डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट, अगर हम सिल्वर क्लोराइड को चाइना डिश में रखकर धूप में रख दें तो वो ग्रे कलर का हो जाता है, यानी वाइट कलर का पाउडर था पहले, ये ग्रे कलर का हो गया, यानी वो सिल्वर और क्लोरीन में ब्रेक हो गया, क्लोरीन निकल जाएगा और ये ग्रे कलर का सिल्वर का पाउडर बचा रहेगा। इसी तरह से सिल्वर ब्रोमाइड को भी रखेंगे, वो भी Ag और Br2 में ब्रेक होगा। तो ये सारे डिकम्पोजिशन के एग्जाम्पल हो गए। नेक्स्ट हमारा रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट को समझने के लिए हम लोग ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिए हैं, यानी कॉपर सल्फेट को हम पानी में डालेंगे तो इसका ब्लू कलर का सॉल्यूशन बन जाएगा और उसमें आयरन नील को लटकाया गया है। तो क्या होगा कि कॉपर सल्फेट जो कि CuSO4 है उसमें Fe आयरन को डाले तो आयरन ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, उसको हटा देगा और खुद आयरन का सल्फेट बन जाएगा। इस वजह से अगर हम सॉल्यूशन को चेक करें तो कॉपर सल्फेट जो कि डार्क ब्लू कलर का था, अब उसका कलर ग्रीनिश हो जाएगा आयरन सल्फेट बनने की वजह से, और आयरन के ऊपर ब्राउन कलर का कॉपर इकट्ठा हो जाएगा, रेडिश ब्राउन सा लेयर जम जाएगा, यानी कॉपर का लेयर बन जाएगा। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल हुआ। इसमें क्या हो रहा था कि एक जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है अपने से कम रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर दे रहा है। इसी तरह से कॉपर सल्फेट में हम जिंक डालें तो जिंक सल्फेट बन जाएगा, कॉपर डिस्प्लेस्ड हो जाएगा। लेड को डालें कॉपर क्लोराइड में तो ये भी लेड क्लोराइड बन जाएगा और कॉपर को डिस्प्लेस करेगा, यानी जितने भी कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव वाले हैं वो उसके सॉल्यूशन से उसको डिस्प्लेस कर देंगे, या कोई भी जो ज़्यादा रिएक्टिव है वो अपने से कम वाले के सॉल्ट को उसमें से सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर देगा। तो ये सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाएगा। नेक्स्ट जो टर्म है हमारा वो डबल डिस्प्लेसमेंट है। इसमें जो दोनों सॉल्यूशन है वो दोनों ही सॉल्यूशन यानी सॉल्ट के सॉल्यूशन है दोनों, इसमें ये दोनों ही हैं तो फिर कौन किसको डिस्प्लेस करे, तो दोनों एक दूसरे का आयन एक्सचेंज कर लेते हैं, यानी इसकी जगह पे वो आ जाएगा और पहले वाले की जगह दूसरा, दूसरे वाले की जगह पहला। तो इसको हम कहेंगे कि एक्सचेंज ऑफ आयन हो जाता है इस रिएक्शन में, और ऐसे रिएक्शन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। तो यहाँ पे Na2SO4 और BaCl2 है, दोनों ही BaSO4 बन गया और NaCl बन गया, यानी दोनों के यहाँ सोडियम की जगह बेरियम चला गया, बेरियम की जगह सोडियम आ गया। तो ऐसे रिएक्शन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। साथ में एक और चेंज हो रहा है इसमें कि बेरियम पहले सारे सॉल्यूशन थे, सोडियम सल्फेट भी और बेरियम क्लोराइड भी दोनों सॉल्यूशन था, पर बाद में बेरियम सल्फेट ऐसा बन गया जिसको हम फिल्टर कर सकें, यानी प्रेसिपिटेट बन गया, सॉलिड स्टेट में आ गया, तो इसको हम फिल्टर करके अलग कर सकें। तो ये जो बेरियम सल्फेट बना इसको प्रेसिपिटेट कह रहे हैं और इस रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहेंगे, यानी ये डबल डिस्प्लेसमेंट का तो एग्जाम्पल है ही, साथ में प्रेसिपिटेशन का भी एग्जाम्पल है। तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या है। तो ऑक्सीडेशन किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का ऐड होना या फिर हाइड्रोजन का रिमूव होना, दोनों ही ऑक्सीडेशन कहलाता है।
और रिडक्शन इसका रिवर्स है, यानी ऑक्सीजन का रिमूव होना और हाइड्रोजन का ऐड होना, ये रिडक्शन कहलाता है। तो फर्स्ट एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं, कॉपर लिया गया है, कॉपर पाउडर चाइना डिश में लिया गया है और इसको हीट कर रहे हैं, एयर है तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये ऑक्सीजन से कंबाइन होगा और कॉपर ऑक्साइड बना लेगा। तो ये जो कॉपर ऑक्साइड है ये ऑक्सीजन ऐड हो गया इसमें, ये ब्लैक कलर की कोटिंग हो जाएगी सरफेस पे, क्योंकि ऊपर वाला लेयर बनाएगा, अंदर तो अभी उतना कांटेक्ट में नहीं है, टाइम लगेगा उसको बनने में, तो ऊपर का लेयर ब्लैकिश हो जाएगा यानी कॉपर ऑक्साइड में बदल जाएगा। तो इस तरह से कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हुआ तो ये ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल हुआ। अब इसी कॉपर ऑक्साइड की कोटिंग को अगर हम हाइड्रोजन पास करा दें तो कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन से मिलकर फिर से कॉपर में बदल जाएगा और वाटर H2O के वेपर्स बन के निकल जाएंगे। तो ये हाइड्रोजन, इसमें क्या हुआ कि ऑक्सीजन अलग हो रहा है, कॉपर से ऑक्सीजन अलग हो गया यानी उसका रिडक्शन हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन का रिमूवल रिडक्शन कहलाता है और ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन कहलाता है। और हाइड्रोजन में वाटर ऐड हुआ इसलिए हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो गया। तो इस तरह से अक्सर रिएक्शंस में ऑक्सीडेशन रिडक्शन साथ साथ चलते रहते हैं, इसलिए ओवरऑल रिएक्शन को हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। जैसे CuO+H2 में कॉपर का ऑक्सीजन अलग हुआ, वो कॉपर में बदला तो ये रिडक्शन है, और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हुआ तो ये ऑक्सीडेशन है। तो एक का रिडक्शन हो रहा है और दूसरे का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो दोनों यहाँ पे साथ साथ हो रहे हैं, इसलिए ये रिएक्शन हमारा रेडॉक्स रिएक्शन कहलाएगा, यानी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ कहलाएगा। तो इसी तरह से ZnO+C देख रहे हैं, तो जिंक, ZnO में से ऑक्सीजन निकल रहा है, ये जिंक में बदल रहा है, ZnO जो है वो Zn में बदल जा रहा है, तो इसका रिडक्शन हुआ और कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो जा रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन हुआ। तो इस तरह से ये रिएक्शन जितने भी देख रहे हैं ये रिडॉक्स रिएक्शन है। इसी तरह MnO2 में ऑक्सीजन हट गया, वो MnCl2 बन गया, यानी ऑक्सीजन इसमें से रिमूव हुआ, इसलिए MnO2 का ऑक्सीडेशन है। और HCl में जो H2O में बदला तो उसमें H में O ऐड हो गया, तो ये ऑक्सीडेशन है। तो ये सारे जितने भी एग्जाम्पल हैं ये रिडॉक्स रिएक्शन के एग्जाम्पल्स दिख रहे हैं। तो एवरीडे लाइफ में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से क्या फ़र्क पड़ता है वो देखेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं एयर में रखी ख़राब होती रहती हैं, जैसे कि सबसे ज़्यादा इसका एग्जाम्पल तो आप आयरन में देख सकते हैं, रस्टिंग होती रहती है, चीज़ें ख़राब हो जाती हैं कुछ दिनों में और जो मटेरियल है वो कमज़ोर होता जाता है। तो ये प्रोसेस जो है चीज़ों का ख़राब होना, ऐसे आयरन में हम लोग रस्टिंग कहते हैं, पर कॉमनली ये जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन में मेटल का ईटन, मतलब वो मेटल का ख़राब होना, इसको हम कोरोजन कहते हैं। यानी व्हेन मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंसेस अराउंड इट, मॉइस्चर, एसिड, ऑक्सीजन एक्सेट्रा, तो ये प्रोसेस कोरोजन कहलाएगा। और ब्लैक, अगर हम कई चीज़ों को देखें आयरन में तो जैसा कि देखते हैं रस्टिंग होता है, इसी तरह से कॉपर के ऊपर ग्रीनिश सी कोटिंग हो जाती है, वो बेसिक कॉपर कार्बोनेट की होती है। और सिल्वर का जो है उस पर भी ब्लैक सा होता है, शुरू में चमकीला होता है, बाद में वो उसका चमक जो है ब्लैकिश सा हो जाता है। तो ये सारे, या कार बॉडी में रस्टिंग होना या ब्रिजेज वगैरह का में रस्टिंग होना, तो जितने भी आयरन के आइटम हैं उनमें रस्टिंग होती है, तो इसकी वजह से उनका जो स्ट्रेंथ है वो कम होती जाती है या उसका अट्रैक्टिव सरफेस जो है वो अट्रैक्टिव नहीं रह जाता है। तो इसके लिए बहुत सारा हर साल मनी वेस्ट होता है उसको ठीक करने में, ब्रिजेज वगैरह को ठीक करने में, रिप्लेस करने में, या कार बॉडी और ये सब तरह की जितने भी हैं आयरन से बनी हुई, ये सब खराब होते रहते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ईटिंग ऑफ मेटल सरफेस बाय एटमॉस्फेरिक कंडीशन लाइक वाटर, मॉइस्चर, एसिड एक्सेट्रा। नेक्स्ट जो हम लोग आते हैं रेंसिडिटी। तो ये जो रेंसिडिटी है, कई बार ऑयल या फैट वाले कोई सब्सटेंस हैं और ज़्यादा दिनों तक रह गया
तो इसमें अलग सी स्मेल आने लगती है और इसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस है ये ऑक्सीडेशन की वजह से होता है। एयर में जो है वो फैट एंड ऑयल को ख़राब करते हैं। तो ये जो फिनोमेना है इसको हम रेंसिडिटी कहते हैं, यानी एयर में प्रेजेंट होने पे इन सब चीज़ों का टेस्ट और स्मेल चेंज होना, फैट एंड ऑयल कंटेनिंग सब्सटेंसेस का, इसको हम रेंसिडिटी कहते हैं। और इसको प्रिवेंट करने के लिए या तो हम इसमें एंटीऑक्सीडेंट मिलाते हैं या फिर इनको एयर के कांटेक्ट से दूर रखने की कोशिश करते हैं, और उसके लिए एयर टाइट कंटेनर में रखना होता है। और या तो फिर जैसा कि चिप्स वगैरह के बैग में देखते हैं कि नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है ताकि ये ऑक्सीडाइज ना हो पाए। तो ये सारे हमारे कुछ रिएक्शंस हैं। इसके बाद ये जो लास्ट में दे रखा है इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे सारे, तो इसको आप ज़रूर याद करें। सारे डेफिनेशंस और सारे इम्पॉर्टेंट चीज़ें यहाँ दी हुई हैं। डिस्प्लेसमेंट, डिकम्पोजिशन सबका वैसे तो बुक में वहाँ भी है, पर यहाँ पे एक साथ सारे पॉइंट्स इकट्ठे दिए गए हैं, तो इसको भी ज़रूर देखें। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और कुछ एडवाइस देनी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।